गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की अहम खबरों और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर, आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हम हमेशा की तरह सबसे पहले डिस्कस करते हैं मौसम को। उसके बाद हम बात करेंगे हुकूमत और PTI में जारी शदीद टकराव, और इसके साथ साथ माहिरीन से बात करेंगे कि मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार क्यों है, और आपको बताएंगे कि खुश्की, सिकरी और फटी एरियों और आंखों के गिर्द पड़ने वाले सयाह हल्कों का आसान और घरेलू इलाज। आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री की कुछ दिलचस्प और इंटरेस्टिंग खबरें, और माहिरीन से ये भी जानेंगे कि किस मुल्क की इमिग्रेशन आसान है और कौन सा मुल्क स्टडी के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। क्या बात है। और प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे इस्लामाबाद के एक ऐसे शहरी की जिसने खतरनाक जानवरों को रेस्क्यू करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। और आखिर में बात करेंगे जन्नत का फल कहलाए जाने वाले अनार की, जिसके एक एक दाने में छिपा हुआ है ताकत और सेहत का राज। तो जनाब, जब प्रोग्राम में इतना कुछ है तो फिर हमें ये उम्मीद भी है कि हमारा आज का शो भी आपको पसंद आएगा, और आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो बिला ताखीर चलते हैं, मौसम की सूरत हाल जानते हैं। तो नजफ बताइए। आइए मौसम की तरफ चलते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के बाद पारा नुक्ता अंजमात से गिर गया और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहर कायद कराची में रात और सुबह के औकात में हुनकी बढ़ गई है, जबकि पंजाब के मैदानी और सिंध के बालाई इलाकों में हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात कर लेते हैं। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -5 और ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की, जहां मतला साफ और मौसम सर्द रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। और अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम पर, जहां अक्सर अजला सर्दी की लपेट में रहेंगे। दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने की तवक्को है। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड की, जिसको सवात कहा जाता है। वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र हो जाए 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में टेम्परेचर कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात कर लेते हैं। वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहेगा। ताहम मलका कोहसार में मुतवक्के बर्फबारी के पेश नज़र रेस्क्यू रिलीफ का सामान पहुँचा दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, DG खान समेत दीगर शहरों में रात और सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। मजीद आगे चलते हैं और रुख करते हैं बलूचिस्तान की तरफ, जहां ज्यादातर अजला में मतला साफ और मौसम सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में ठंडी हवाओं का राज रहेगा। और आखिर में हमेशा की तरह तज़किरा करते हैं सुबह सिंध के मौसम का,
जहां मतला साफ, सूरज का राज बरकरार रहेगा। रोशनियों के शहर कराची का दर्जा हरारत जो है तब्दील होता रहेगा। सुबह और रात के औकात में हुनकी में इजाफा हो गया है। कराची में कम से कम टेम्परेचर 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज़्यादातर अजला में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है, जबकि सक्खर, कश्मोर, जैकबाबाद और गिरदोनवा में स्मोग और धुंध पड़ने का इम्कान है। जनाब, मौसम की सूरत हाल आपने जान ली और अब हम बात करते हैं कुछ सियासी मैदान से खबरें हैं और उन पर डिस्कशन कर लें। तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इस वक्त शदीद टकराव की सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ कानूनी घेरा तंग किया जा रहा है और बड़ी गिरफ्तारियों का फैसला कर लिया गया है। इस सियासी कशीदगी में बिलावल भुट्टो एक बार फिर से मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी का इजलास हुआ, जिसपे अहम मसाइल पर तमाम सियासी जमातों से बातचीत पर इत्तेफाक किया गया। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला किया है और सीनियर रहनुमाओं को सियासी जमातों से राबतों का टास्क सौंप दिया। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरी जानिब देखें तो तहरीक इंसाफ मज़ाहमती और मुफाहमती पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर बानी पीटीआई ने इजाज़त दी तो हुकूमत से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, मगर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए कहा है कि हमारा एहतजाज जारी है। गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ अपने हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे। किसी को एहतजाज से रोकने का कोई हक नहीं। उधर अमरीका के एक मारूफ अखबार वॉशिंगटन एग्जामिनर्स में एक मजमून शाया हुआ, जिसमें अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को बानी पीटीआई से मुतालिक मुख्तलिफ मशवरे दिए गए और कहा है कि बानी पीटीआई मुतनाज़ा शख्सियत हैं, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सियासी मफादात के लिए अमरीका के खिलाफ मुहिम चलाई और अवाम में मकबूलियत हासिल की। उनकी सियासत अमरीका दुश्मनी और अमरीकी मफाद के लिए ख़तरनाक हो सकती है। मजमून में यह भी लिखा गया है कि तालिबान की हिमायत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम मामलात पर बानी पीटीआई के नुक्ता नज़र को अमरीका सपोर्ट नहीं कर सकता। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका मफादात पर मबनी है। बानी पीटीआई की किसी भी किस्म की हिमायत से दो तरफा ताल्लुकात में रखना पैदा हो सकता है। तो नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शौकत साहब। अमरीकी मजमून में कहा गया है कि बानी पीटीआई की सियासत अमरीकी मुफाद के लिए ख़तरनाक है, ये क्लियरली मेंशन है, और बानी पीटीआई ने अमरीका के खिलाफ मुहिम चलाकर अवामी मकबूलियत हासिल की है। इस मजमून पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसकी कोई अहमियत नहीं है मजमून की। देखें, इस तरफ कई मज़ामीन छप जाते हैं और ये भी किसी की फरमाइशी होगी, फरमाइशी मजमून है। देखें, इमरान खान एक संजीदा और एक बुर्दबार लीडर हैं और वर्ल्ड वाइड लीडर उनको तस्लीम कर लिया गया है और उनके तमाम इश्यूज़ के ऊपर गिरफ्त है और वो समझते हैं कि मुल्की और गैर मुल्की और ये जो दूसरी ताकतें हैं, इनके साथ कैसा बर्ताव करना है और कैसे मुल्क के उस मफादात को, अपने मफादात जो है मुल्की मफादात को किस तरह तरजीह देनी है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता है। ये जो मजमून है इसकी कोई अहमियत ही नहीं है और ये ऐसे मौके पे आया है जिससे बखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फरमाइशी है। अच्छा शौकत साहब, ये भी कहिएगा कि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पीटीआई किसी भी सियासी जमात से बातचीत के लिए तैयार है, मगर हम देख रहे हैं कि असद कैसर साहब एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। बानी पीटीआई चाहते क्या हैं? वो मुज़ाकरात के हामी हैं या फिर मुज़ाहमत की सियासत होगी, एहतजाज होगा? नहीं, देखें, एहतजाज तो तब होता है जब आपके लिए तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया है और देखें, यहाँ पे पार्टी मौजूद है और मैं अगेन अपनी जो सीनियर लीडरशिप है उनसे ज़रूर कहूँगा कि मुज़ाकरात जो है वो हमारे लिए इंतहाई अहम है, इस मुल्क के लिए भी। और किसी तरीके से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। कोई NGO नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी हम लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अगर हम मुज़ाकरात से इनकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर हम मामलात को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। तो लीडरशिप बिल्कुल ये बातें छोड़ दे कि जी हमें किसी से
कोई कहेगा या नहीं कहेगा, हमें हमें हर सूरत में हर एक के साथ बैठने की जरूरत है और बैठना चाहिए। बिल्कुल। हमारा अपना मौक़िफ़ है, अपनी कोशिश करें पॉलिटिकली और अपने मौक़िफ़ मनवाने की कोशिश करें, सलाहियत पैदा करें अपने अंदर। ये ना कहें कि जी हम फलां से बात नहीं करते हैं, फलां से बात नहीं करते हैं, हम हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। शौकत साहब, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है -1 की, अब उस हवाले से बातचीत कर लेते हैं, जिस पर अलीमा खान कहती हैं कि -12 की जो बातें हो रही हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर आज़म ही तहरीक इंसाफ के बानी हैं और रहेंगे। पार्टी में -1 की जो बातें हो रही हैं इस पर आप क्या कमेंट करेंगे और क्या कहते हैं इस पर? देखिए, -1 की बातें मायूस ज़हनियत कर रही है। सियासत में -1 और -2 क्या होता है? अब ये बड़ी बदकिस्मती है कि कोई भी अगर ये शर्त रख रहा है कि जी -1 तो इसके लिए तो कोई भी तैयार नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क की मफाद के लिए जो है ऐसे पॉलिटिकल फैसले किए जाएँ। इस तरह की जो तशद्दुद अमेज़ और धमकी अमेज़ और इस तरह के लहज़ों को रोकना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो वफाकी वज़रा हैं, वो एक-एक जब आप उनकी बातें सुने तो वो इंतशारी और दहशतगर्द टोला और जत्था, इसके अलावा उनके पास कोई लफ्ज़ नहीं है। और फिर उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारी लीडरशिप आए, उनके साथ मुज़ाकरात करें। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो माहौल ठीक करे, हालात बेहतर करे और उस हालात के अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शौकत यूसुफज़ई साहब, हालात की बेहतरी के लिए फैसल वावडा की जानिब से भी एक बयान सामने आया, उसे आप कोई तजवीज़ कह लें, मशवरा कह लें। वो ये कहते हैं कि जनाब 2 तलाकों के बाद मुल्क की सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। एक तो सिस्टम की जानिब से नून लीग को तलाक, दूसरी बानी PTI की तलाक। फैसल वावडा के इस बयान पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं समझा नहीं उसके बयान को, क्या मतलब है? वो कहते हैं कि 2 तलाकों के बाद सूरत हाल बेहतर होगी, यानी एक तलाक पहली जो है वो नून लीग को और सिस्टम की जानिब से दी जाए, दूसरी बानी PTI की। देखिए, ये उनका अपना वो है, क्योंकि उनके तो कोई पार्टी है नहीं। वो कुछ भी कह सकते हैं। एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे पॉलिटिकल ये एक चीज़ है कि लोग अब समझ आ जानी चाहिए कि नून लीग का साथ देकर एस्टेब्लिशमेंट ने कोई अच्छा नाम नहीं कमाया है। जितनी बदनामी हुई है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में इतनी कभी बदनामी नहीं हुई एस्टेब्लिशमेंट की। तो अब मजीद अगर वो सपोर्ट देगी तो ये आवाम के ऊपर बोझ है। देखिए, 18 से 35 साल का जो नौजवान है ना, वो किसी सूरत नून लीग की इस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जो भी उसका साथ देगा डेफिनेटली उसकी मुखालफत मोल लेगा। तो अब ये बात अब बहुत दूर जा चुकी है। अब ये नहीं कि बानी PTI क्या कहे या क्या ना कहे, लेकिन अब लोगों के जहनों में आ चुका है कि ये जो नून लीग की हुकूमत है, शरीफ फैमिली है, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इन्होंने हमेशा मुल्क को लूटा है, हमेशा मुल्क को खाया है। तो इसके लिए अब ज़रूरी है कि एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पर उनसे हाथ उठाए, वरना बहुत ज़्यादा यानी कि जो नफरतें बढ़ रही हैं। अब ये जो नया काम उन्होंने शुरू किया है कि पिंडी और इस्लामाबाद में जो बेचारे गरीब पुख्तून जो रेहड़ीबान हैं, जो कि होटलों में मजदूरी कर रहे हैं, उनको भी अब पकड़ रहे हैं। लेकिन शौकत साहब, वो कहते हैं कि इस वक्त KP की जानिब से सुबाइयत और कौमियत का खतरनाक कार्ड खेला जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगंडा भी किया जा रहा है सिस्टम के खिलाफ। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के हथकंडों से मुल्क में मजीद इंतशार फैल सकता है? नहीं, कौन से सिस्टम के खिलाफ वो किया जा रहा है? मुझे तो देखें, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल मुखालफत है और सियासी जदोजहद हमेशा की है, इस दफा भी की है। लेकिन ये मुझे बताएं कि सियासी जदोजहद के अंदर रुकावट कौन डाल रहा है? नून लीग की हुकूमत डाल रही है ना, जिसका सपोर्ट पीपल्स पार्टी कर रही है। आप कंटेनर लगाएंगे, फिर आप आंसू गैस की शेलिंग फेंकेंगे, लोग मरेंगे, जख्मी होंगे, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप कुछ भी ना करें। जी, एहतजाज तो करेंगे, पुरअमन एहतजाज तो हमारा हक है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सिस्टम के खिलाफ की बात नहीं है। यहाँ जो नफरतों की बीज बोए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप देखें कि यानी सिर्फ स्पेसिफिक पुख्तून कार्ड खेला जा रहा है, ये बड़ी बदकिस्मती है। ये नहीं होनी चाहिए। हम सारे पाकिस्तानी हैं। देखिए, हम पूरा पंजाब निकल जाता है अगर आप रास्ते बंद ना करते। कोई पैदल तो नहीं आ सकता है ना। फिर आपने मार्शल लॉ लगा दिया था एक किस्म का, कितनी दहशत फैलाई थी, लोगों को पकड़ रहे थे, मार रहे थे, जेलों में डाल रहे थे। फिर उल्टा कहते हैं कि जी यहाँ से कोई नहीं निकला। 8 फरवरी को कोई आपको नहीं पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ था आपके साथ? तो जो खुफिया वो होती है, उसमें तो आवाम आपको आवाम ने दिखा दिया आपको कि आप किस उस पे खड़े हैं स्टेज पे।
अच्छा शौकत साहब, बदकिस्मती आपने ये है कि बिलावल साहब का जिक्र किया कि मतलब नून लीग जो है वो हमारे खिलाफ जो जिस तरह की भी कार्रवाइयाँ कर रही हैं पीपल्स पार्टी उसके साथ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों से रब्ता करने का फैसला किया है। क्या तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है, उनका साथ देगी? देखिए, पीपल्स पार्टी सबसे पहले तो नून लीग से अपने आप को अलग करे ना। पीपल्स पार्टी, देखें, मैं वाकई आपसे कहूंगा कि एक जमहूरी पार्टी रही है और सियासी पार्टी रही है, इसकी एक बड़ी तारीख है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ दहाइयों से मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल मतलब बी टीम बनी हुई है नून लीग की, और अपनी हैसियत है वो खो चुकी है। अब आप देखें साहब, पूरी पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है, वो भी रूरल सिंध तक। तो ये तो इनकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है ना। अब इनको सिर्फ इक़्तिदार अजीज है और इक़्तिदार की खातिर ये कुछ भी कर रहे हैं। अब आप देखें कि आज यानी 2-3 दिनों से मुसलसल जो ग्रैंड जरगा बन रहा है कुरम एजेंसी के लिए, और सूबाई वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लगा हुआ है उसमें, और जरगा कंप्लीट हो गया, वो पहुंच भी गया कुरम में, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। यहाँ से अब जो है ना, गवर्नर जो है पीपल्स पार्टी का, उसने एपीसी बुला ली। अब एपीसी में क्या होगा? एपीसी में ये होगा कि वो तमाम मुस्तरदशुदा पार्टियां जो वो आ रही है उसमें शिरकत करेंगी, फिर एक करारदाद आएगी कि जी सूबाई हुकूमत नाकाम हो गई। तो अब ये इस तरह की साजिशें होना तो ये चाहिए था ना कि वफाकी हुकूमत जो है वो सपोर्ट करती कि भाई ग्रैंड जरगा बन गया है, सूबाई हुकूमत ने बना दिया है, वो पहुंच भी गया, वो काम भी शुरू कर दिया है, सीज फायर भी हुआ है। तो अब इसमें आगे हम क्या इनपुट कर सके, क्या सपोर्ट कर सके? तो बदकिस्मती देखें कि इन्होंने एपीसी बुला लिया। अब एपीसी में क्या होगा? ये एक पहली बात तो है कि गवर्नर के पास इख्तियार क्या है, वो एपीसी बुला भी ले तो वो इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते? तो ये सारी चीजें हैं कि इनको साजिशों से बाज आना चाहिए। गवर्नर हाउस को साजिशों का गढ़ नहीं बनाना चाहिए। ये सपोर्ट करे सूबे के मामलात को, ठीक है, सियासी मामलात में सपोर्ट ना करे, लेकिन जो सूबे के मामलात है उसमें सपोर्ट करे, दहशतगर्दी के खिलाफ सपोर्ट दे, जो इस वक्त कुरम का जो इशू चल रहा है इस पे सपोर्ट मिलनी चाहिए। ये सारी वो चीजें हैं। शौकत साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मतलब इस तरह के जो दहशतगर्दी के अमन अमान के वाकयात हैं, इससे मुतालिक तो आपको तमाम तर सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर जो है ना वो साथ देना चाहिए और अमन अमान कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, भले ही आप विफाक के नुमाइंदे या किसी भी कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफ ज़ई साहब, सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। नाजरीन, शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे, हम सब ने एक ज़रबुल मिसल बचपन से सुना है, एक अनार 100 बीमार। तो आज हम एक खट्टे मीठे अनार की बात करेंगे। अनार को तो भाई छीलना बहुत मुश्किल है, मगर इसके रसीले सुर्ख दाने जब खाने के लिए सामने आते हैं, आपके मुंह में जाते हैं, तो मेहनत आपकी हो जाती है वसूल। ये ग़ज़ाइयत से भरपूर फल दुनिया के कदीम फलों में से एक है। इसका आबाई मुल्क ईरान है। दुनिया में अनार की तकरीबन 500 से ज़ायद इकसाम मौजूद हैं, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 5 किस्म के जो अनार हैं पाए जाते हैं। अनार ज़्यादातर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में पाए जाते हैं। मुल्तान और बहावलपुर में भी अनार बड़ी तादाद में काश्त किए जाते हैं। और ये मेरा ख्याल है इसी का नतीजा है कि इस वक्त हमें मार्केट्स में जो है ना बहुत ज़्यादा, बाजारों में आप निकलें तो बहुत ज़्यादा अनार जो है ना वो नजर आता है। तो जनाब, इसे शहनशाह फल होने का एहसास भी हासिल है और अनार का शुमार दुनिया में सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद फलों में शुमार किया जाता है। अक्सर सेब के बारे में कहा जाता है कि रोज़ाना एक सेब खाने से इंसान डॉक्टर से दूर रहता है। अनार के बारे में माहिरीन का कौल है कि एक शख्स अगर रोज़ाना एक अनार खा ले तो वो तकरीबन 99 बीमारियों से बचा रहेगा। तो अनार की अहमियत और फजीलत तो बड़ी बयान हो गई है, आपको अंदाज़ा भी हो गया है कि इस फल को जन्नत का फल कहा गया है। और इसके बारे में आपको पता है डिस्कशंस भी होती रहती है, मुख्तलिफ रिसर्चेस भी आती रहती हैं। बिल्कुल, लेकिन अनार की अफादियत असल क्या है डॉक्टर्स के नज़दीक, और तिब्बी जो मौलिद हैं, डाइटिशियंस क्या कहते हैं इसके हवाले से, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है रबिया खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। रबिया, इतनी तफसील हमने बताई अनार के बारे में, लेकिन अब आप जो हमें बताएंगे वो हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए आगे होनी चाहिए। तो मुझे बताइए, अनार हमारी बॉडी में खाने के बाद क्या क्या करता है, कौन कौन से फवाइद हमें देता है? सबसे पहले तो कैंसर बहुत कॉमन है, इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी अगर एक अनार आप रोज़ाना खाते हैं, अनार सुपर फूड होता है। अच्छा, एक ऐसा फूड, सुपर फूड कहते हैं ऐसा फूड जिसको खाने से आपको डिफरेंट बीमारियां वो नहीं होती और काफ़ी खजाना कह सकते हैं। बिल्कुल, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जो खून गाढ़ा हो जाता है और लोगों को बीपी के बड़े मसाइल होते हैं,
आपकी दिल की रगें जो है वो पतली हो जाती हैं, शरीयानें पतली हो जाती हैं, फिर डायलेशन भी हो जाती है और उसके अंदर क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, तो वो भी नहीं होने देता। यानी आपके खून को पतला भी करता है। और लड़कियां जो कहती हैं एजिंग बड़ी जल्दी हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं फेस पे, तो मेरी बहनें जो बड़े कॉन्शियस हैं इस चीज़ को लेके क्रीम्स वगैरह सब यूज़ करना बंद कर दें। एक अनार रोजाना खाएं का भी आपने ख्याल रखना, ब्लड फ्लो को भी ठीक करता है और हार्ट से रिलेटेड भी और हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। अच्छा, ये सारे तो इसके फवायद हैं। अच्छा रबिया, हम देखते हैं कि लोग जो है ना अनार को छीलना बड़ा एक मुश्किल मरहला लगता है। लोग कहते हैं क्या ला के इसे घर में हम छीलें, बाइट से ही जो जिन्होंने निकाला हुआ है उसके हम जूस पी लेंगे, तो जनाब क्या बात है। तो ये भी बहस है कि इसको खाना बेहतर है पीना बेहतर है। अच्छा, जूस में ना आपको फाइबर नहीं मिलता, अच्छा, उस मिकदार में फाइबर नहीं मिलता, विटामिन सी नहीं उस तरह से मिलता। आप देखिए एक चीज़ जो आप खा रहे हैं, आपको उसका एक तो च्यू कर रहे हैं, आपका एक प्रोसेस पूरा हो रहा है, उसके बाद डाइजेशन का होता है। जूस आप पी के यू जस्ट एक्सक्रीट दैट आउट, उसके बाद काफी देर तक आपको ये भी पेट भरे रहने का भी एहसास रहता है, आपको कुछ और खाना भी नहीं पड़ता। ऐसा ही है। लेकिन जूस में ऐसा होता है कि एक तो आप 4 से 5 अनार एक ही टाइम पे ले रहे हैं, उसका जूस आप ले रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा हो जाता है हेल्थ को लेके, थोड़ा सा मतलब ग्लाइसेमिक लोड बढ़ सकता है इसका। लेकिन अगर आप यही चीज़ खाने की तरफ करें ना, जूसेस आजकल ये बड़ी मिथ है कि जूस पीने से बेहतर वही फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप 3 से 4 फ्रूट्स को कंबाइन करके उसका जूस पीना चाह रहे हैं तो वो बेनिफिशियल होगा, आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एट द सेम टाइम मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा रबिया, मुझे ये बताइए कि अनार खाने का, वैसे तो ये फलों के बारे में कहा ही जाता है कि किस वक्त आपको फल खाने चाहिए, बहुत बड़ी बहस है, लेकिन अभी स्पेशली हम अनार की बात करते हैं। अनार किस वक्त हमें खाने चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि किस मिकदार में लेना चाहिए? अच्छा, खाने का तो बट आई थिंक कि कोई भी टाइम नहीं, आप सुबह दोपहर शाम काम उसने वही करना है, ठीक है। अनटिल और अनलेस आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, आप चल फिर रहे हैं, तो यू कैन हैव इट एनी टाइम। और कितने ले सकते हैं आप? एक दिन में एक अनार जो कि मीडियम साइज का होता है, अगर बड़ा अनार है तो वो आधा खा सकते हैं, उसका एक सर्विंग साइज इतना होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग शुगर में मुब्तला हैं, दिल के मरीज हैं, उनके लिए ये कितना बेनिफिशियल है और किस तरह से? मैंने आपको अभी बताया कि इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है बड़ा कम होता है। ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं कि ऐसे खुराक खाने से अगर आपकी शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, इसको खाने से आपकी ग्लूकोज जो है वो बढ़ती नहीं है, वो कम ही रहती है। ग्लाइसेमिक लोड इसका कम है, तो ये बड़ा बेहतरीन है। जो शुगर के पेशेंट्स क्रेव कर रहे होते हैं फ्रूट को, लेकिन वो खा नहीं सकते क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड बड़ा ज्यादा होता है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा ये भी कहते हैं कि जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी ये बड़ा फायदेमंद है। बिल्कुल, प्रेग्नेंट औरतों के लिए और जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं अपने बच्चों को, उनके लिए बड़ा अच्छा है। मतलब ये आपको बड़े तरीके से फ़वाइद पहुंचाता है, ये आपके दिल के लिए बड़ा अच्छा है। और इसके जो है प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है आजकल बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में बहुत कॉमन है, तो अगर ये आप डेली लेते हैं तो इससे आप बड़ी ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं और एक हेल्दी हार्ट के लिए भी बड़ा। अब 2 तरीके कार है रबिया इसको खाने, कुछ लोग जो खाते हैं ना अनार, वो या तो निगल लेते हैं बीज, ठीक है, या तो कुछ लोग इसको स्पिट आउट कर देते हैं। अगर हम बीज निगल लेते हैं तो उसका कोई नुकसान तो नहीं स्टमक पे? नहीं, ये डाइटरी चॉइसेस होती हैं। एक फ्रूट हमें नेचुरली मिल रहा है तो वो हम एडिबल है और हम खा सकते हैं। लोग कहते हैं पथरी कॉज करते हैं, बल्कि अनार खाने से पथरी नहीं होती, ये मिथ है। अनार खाने से पथरी नहीं होती, आप बड़ी चीज़ों से बच जाते हो। जो हमारी कैल्शियम और ऑक्जेलेट जो है स्टोर हो जाते हैं या एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी से निकालता है। तो आपकी चॉइस, आपने निगलने तो निगलने, नहीं निगलने तो आपके स्टमक को तो कोई नुकसान नहीं होगा, दांतों का कोई पता नहीं अलबत्ता। नहीं, दांतों के जिनको मसाइल है उनको एहतियात करना चाहिए, उनको एहतियात करना चाहिए। दांतों से मुझे याद है कि अगर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमारे मुंह से बड़ी बदबू आती है, बैड ब्रेथ है, ठीक है, और लोग उनसे बड़ा कोसों दूर के बात करते हैं। उनके लिए एक टिप है, अगर वो रोज सुबह जो है नाश्ते से पहले अनार खाते हैं तो बैड ब्रेथ उनकी कंट्रोल हो जाती है। ये प्रीबायोटिक का काम करता है गट की हेल्थ के लिए, और आपके जो बुरे वाले बैक्टीरिया हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, और जो आपके गट के लिए हेल्दी बैक्टीरिया का काम भी करता है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए बेहतर है। तो जिनके मुंह से बदबू बहुत आती है, जो कंप्लेन करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। ये तो बड़ा मतलब जबरदस्त आपने मशवरा दे दिया है, और एक कदम बाकी आप आगे बढ़ी और आपने वो वाला मशवरा दिया कि लोगों को बड़ा फायदा हो। अच्छा, एक रिसर्च भी सामने आई है कि जो अनार आप गर्मियों में खाते हैं वो आपको सर्दियों में फायदा देते हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या आपस में कनेक्शन बनता है? अच्छा, सीजनल फ्रूट जिस सीज़न में आप लेते हैं उसी सीज़न में मुझे लगता है, मैं सर्दियों में खाती हूँ अनार, बहुत अच्छे होते हैं ABC जूस के साथ, एप्पल, बीटरूट, कैरेट और बीच में अनार डाल के। ये आपकी खून की कमी के लिए बड़ा अच्छा होता है। जिनको एनीमिया होता है, जो बच्चे भी खून की कमी में मुब्तला है, उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। रेड फूड फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स में काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन सर्दियों में आप देखें, आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं,
आप फिश ले रहे हैं, इन सब के बाद अगर आप अनार लेते हैं तो ये क्या होता है कि आपको एक तो डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसके अलावा जो कहते हैं ना कि गर्म खाना है, बेसिकली वो गर्म नहीं होता, आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे रबिया ये बताइए, बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं आप, तो आपको बेहतर अंदाज में पता होगा कि अगर कोई बच्चा फल खाना नहीं पसंद करता और स्पेशली अनार, और कंप्लेन करता है कि इसके अंदर बीज है, मुझे नहीं खाना, तो हम उनको किस तरह खिलाएं कि वो आसानी से एटलीस्ट थोड़ा सा खा सके, ताकि उनको भी वो फायदा मिल सके जो बड़ों को मिलता है। अच्छा, बच्चों के हवाले से बात करते हैं। माएँ क्या करती हैं, एक चपाती बना के दे देती हैं और उनको लगता है उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। बच्चों की ग़िज़ाइयत पूरी हो गई है। अब बच्चे अगर एक फॉर्म में नहीं खा रहे तो दूसरी फॉर्म में खा लेते हैं। लेट्स से वो पूरा अनार के एक बाउल दिया आपने, चम्मच से वो नहीं खा रहे हैं, आप किसी भी फ्रूट सैलेड में आप स्प्रिंकल कर दें, उसे एज अ टॉपिंग यूज करें। आप आइसक्रीम के ऊपर उसको रख के दे दें, आप कोई रैप दे रहे हैं उसके अंदर रख दें, क्रंची भी होगा, अच्छा भी लगेगा बच्चों को और बच्चे खा भी लेंगे। अच्छा रबिया, आजकल हम देखते हैं कि ये बड़ा ट्रेंड है कि जो फ्रूट्स है ना, इनको स्टोर कर दिया जाता है कोल्ड स्टोरेज में। जिस तरह से आप पहले बात करी थी कि जब सीजन आता है मैं तब फ्रूट बहुत खाती हूँ, जब इसका सीजन आउट हो जाता है किसी भी फल का हो, तो वो जो स्टोर का होता है, कोल्ड स्टोरेज से फल आता है, उसकी भी उतनी अफादियत होती है जो फ्रेश फ्रूट की हो रही होती है? नहीं, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं ना। देखिए, बायो अवेलेबिलिटी होती है कि एक खाने के अंदर कितने मिकदार में किस तरह से न्यूट्रिएंट्स हैं। आजकल के खानों में बायो अवेलेबिलिटी वैसे बड़ी कम है, खादें इस्तेमाल हो रही हैं, ऑर्गेनिक फूड नहीं मिल रहा आपको। बिल्कुल। अब आप स्टोर कर रहे हैं, नाले का पानी भी यूज हो रहा है कुछ जगहों पे तो सब्जियों में। बहुत ये दुख की बात है, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस है। और अगर आप उसे स्टोर कर रहे हैं एंड यू एक्सपेक्ट कि आपको सेम वही न्यूट्रिएंट्स मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा बिल्कुल, मुझे ये बताइएगा कि इस अनार में हमने तो इलाज की बात की, हमने इसकी अफादियत की बात की, लेकिन अगर हम अनार नहीं खाते तो हमें किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, हमारी बॉडी में ना फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो आपको बीमारियां कॉज कर सकती हैं, जहरीले अमवाद जो होते हैं। ठीक है, अगर आप वो नहीं खाते, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, आप बाकी फ्रूट्स ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रूट्स खा ही नहीं रहे, जंक फूड पर हैं, अब मैं क्योंकि फूड व्लॉगिंग में वो लोगों को लगता है कि मैं हर टाइम फास्ट फूड ही खाती हूँ, नहीं मेरी कॉमन प्रैक्टिस यही है, सुबह उठ के मैंने फ्रूट खाना है, सोने से पहले मैंने फ्रूट खाना है और पूरे दिन सैलड्स पे रहना है। जो लोग नहीं करते वो डेफिनेटली ओबीस होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, उन डायबिटिक होते हैं। आजकल हार्ट अटैक बड़ी छोटी एज में आ गए हैं। ऐसा ही है, हार्ट हेल्थ का कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है। एक तो टेंशन डिप्रेशन बढ़ा है, ये स्यापे फोन आ गए, 3 बजे तक जान नहीं छोड़ते हैं, तो यही फिर होना है ना। तो आप करना कुछ भी नहीं, बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थैंक यू सो मच रबिया। बहुत शुक्रिया, वो ग्लो आपके चेहरे पे भी नजर आ रहा है कि सुबह उठ के आप फ्रूट्स खाती हैं। बहुत शुक्रिया रबिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाजरीन, ये आइडिया आपको होगा कि हमें अनार जरूर खाना चाहिए, कम खाएं, थोड़ा खाएं, पर खाएं जरूर, और बच्चों को भी आदत वो डलवाइए। मिसल जो है ना वो बिल्कुल ठीक है जनाब, एक अनार 100 बीमार। और अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे से इंटरनेट की रफ्तार शदीद सुस्त रवी का शिकार है, जिसकी वजह से सारिफीन को रोज़मर्रा के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब मुल्क भर में वाईफाई और मोबाइल डाटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत भी सामने आ रही हैं, और इस मसले से इंटरनेट और IT से मुंसलिक अफराद, ख़ास तौर पर फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन बिजनेस और तलबा के लिए मुश्किलात का बायस बन रही है। उधर अगर हम बात करें, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन सज्जाद सईद का कहना है कि इंटरनेट स्पीड का ये जो मसला है 3 माह के अंदर हल होने का इम्कान है। इसी तमाम मामले पर बात कर लेते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन के चेयरमैन शहजाद अरशद साहब को। शहजाद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि एक तरफ तो दुनिया भर में तेज और जदीद इंटरनेट सर्विसेज, जिस तरह हम सुन रहे हैं कि 5G जो है वो फराम की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की रफ्तार है उसमें मुसलसल कमी आ रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, जैसे कि आप सब ऑलरेडी कुछ जानते भी हैं, पिछले 6 माह से ये जो मामला चल रहे हैं, जब से फायरवॉल या वेब मैनेज सिस्टम अपग्रेड हुआ है, तो ये मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली जब लास्ट आपका मार्च, ये PTI का मार्च जो चल रहा था, उसके बाद से तो रोज़ के ऊपर जो है ना लोगों को यही प्रॉब्लम्स हैं। एप्लीकेशंस नहीं चल रही, कुछ के बैंक एप्लीकेशंस नहीं चल रही, आपकी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह नहीं चल रही, क्योंकि दिन ब दिन जो है ना ये बढ़ता ही जा रहा है।
और इसका जो एक पॉइंट नज़र आ रहा है वो ये है कि शायद ये जो फायरवॉल जो इंस्टॉल हुई है उसका कोई टेक्निकल इशू है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, या कोई इंटेंशनली जो है इन चीज़ों को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है, क्योंकि जब आप VPN लगा के ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो चलना शुरू हो जाती हैं। जी मीन्स टू से कि आपके गेटवे पे जो शहजाद साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 3 माह के अंदर ये जो मसला है इंटरनेट की स्पीड का वो हल होने का इम्कान है। इस बात पे आपको कितना क्या राय है और इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? इस तरह से कोई स्पेसिफिक टाइम लाइन जो है ना वो नहीं दिया जा सकता। टाइम लाइन इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये बेसिकली जो है ना ये सॉफ्टवेयर इशू है नहीं है। ये टेक्निकल इशू हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस इशू हैं या जो भी इस तरह का मसला है। अब ये बेसिकली तो वाले जो है ना वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होता तो की बात को जो है माना जा सकता था। ये हो सकता है कि अगले 2 दिन में ठीक हो जाए, हो सकता है अगले पूरे साल में। बिल्कुल ठीक है शहजाद साहब, कोई इस पे हतमी जो तारीख है ना वो देना मुमकिन नहीं है, आपने दुरुस्त फरमाया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस की जो रफ्तार सुस्त हुई है, ऑनलाइन कारोबार करने वाले और जो फ्रीलांसर्स हैं उन पर क्या और किस तरह के असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं इसकी वजह से? देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है ना, आपका कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी है, अगर आप इंटरनेट आपका सही नहीं चल रहा तो डेफिनेटली आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आपकी अगर कोई ऑनलाइन इस चीज़ें हैं जो आप सेल करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और वो सेल करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो उसमें आपको यही इशू, सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो यही आता है कि आपकी इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आप 3G के ऊपर कनेक्टेड हैं या फाइबर ऑप्टिक के ऊपर कनेक्टेड हैं या किसी भी मीडियम के थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो नहीं चलेगा तो आप डेफिनेट सी बात है कि वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो जब वो इंटरनेट नहीं होगा तो आपका जो भी मामलात हैं, लोग जिस तरह से भी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं या जो भी उनका सिस्टम है, वो जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस तरह से उनको इनकम के जो सोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये जो एक मेन चीज़ है वो डेफिनेट सी बात है, आप भी समझते हैं कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो मेन जो है ना वो बेसिक इस वक्त नेसेसिटी है। अच्छा शहजाद, मुझे बताइए एज अ IT एक्सपर्ट आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पे कौन से ठोस इक़दामात करने चाहिए? देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है कि अभी इंटरनेट जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी और पानी की तरह ये मेन जो है ना वो बेसिक नेसेसिटी बन गई है लाइफ की। अगर गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर अगर एज ए सिक्योरिटी कंसर्न कोई काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं जो उन्होंने शायद डिस्क्लोज अप ना किया वो, ठीक है, तो वो उनको जल्द अज जल्द जो है वो उसको कंप्लीट करके एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पब्लिक है उसको सर्विस जो है इंटरनेट की वो प्रॉपरली जो है वो मिलनी चाहिए। तो अगर जो भी एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को भी नहीं बताई जाती और बैकग्राउंड में, तो अगर वो जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाए तो वो सबसे बेहतर है, ताकि लोग जो है अपनी रूटीन की लाइफ जो है उसको बिल्कुल दुरुस्त। शहजाद साहब, ये भी कहिएगा कि हुकूमत की तरफ से अब ये मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है कि जनाब VPN का जो बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, इसकी वजह से इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम हो गई है। आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? इसमें कोई वजन दिखाई देता है आपको इस बात में? अब जो इंटरनेट जो कंट्री लेवल इंटरनेट आ रहा होता है, जैसे पूरे पाकिस्तान में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी इंटरनेशनली बनी हुई है, अब वो इतनी बेसिक तो हो सकती कि आप चंद हज़ार लोग उसका VPN यूज़ करें और वो बाकी जो करोड़ों लोग हैं वो डिस्टर्ब हों। तो ये थोड़ा सा जो है काबिले फहम या उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि सिर्फ चंद हज़ार लोगों के VPN यूज़ करने से बाकी करोड़ों लोग जो हैं वो क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना अभी इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा। अच्छा, एज अ IT एक्सपर्ट आप मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में तलबा की मुश्किलात को आप कैसे देखते हैं? सारी बात है, आप देख रहे हैं स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में आधे से ज़्यादा सिलेबस जो है अब इंटरनेट पे हैं, स्लाइड्स हैं, प्रेजेंटेशन है, आपके असाइनमेंट की वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही थी। बिल्कुल, आप वेब पर आ गए हो, बिल्कुल ऑनलाइन आ गए, और फिर आप दूसरी तरफ देखते हो कि नेट ही नहीं है, तो फिर आप किस तरह पढ़ सकते हो और इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? यही चीज़ है, यही जो आपकी मेन चीज़ें हैं। एक तो आपने सिर्फ अभी एजुकेशन के ऊपर बात की है, आपको ये मैं बताऊं कि अगले चंद सालों में मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ वो ये है कि आपका ऑलमोस्ट ऑल सिलेबस जो है वो ऑनलाइन आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चों के जो बैग का लोड है वो कम हो जाएगा, कुछ चीज़ें ऑनलाइन जा रही हैं। आपके जो डिफरेंट मौके होते हैं जिनमें उनको छुट्टियाँ हैं या कुछ तरह की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन चली जाएंगी।
ये तो एक एजुकेशन का मामला है, आपकी बैंकिंग ऑनलाइन है सारी, ठीक है, आपकी इस वक्त आपके जो वर्क फ्रॉम होम चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑनलाइन होती जा रही हैं और वो हो जाएंगी आगे फ्यूचर में। ये जो ट्रेंड है ये बढ़ेगा क्योंकि कम होने का चांस नहीं है। लोग जो हैं वो कहीं पे भी बैठ के जो वो काम कर रहे हैं और अगर आपके पास इंटरनेट प्रॉपर नहीं है तो वो किस तरह से जो है ना वो काम करेंगे या पढ़ेंगे या बैंकिंग करेंगे या ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं सारी चीज़ें, ये हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है। तो इसी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही शहजाद साहब, सारे ऑपरेशंस जो है ना वो रुक जाएंगे, मुतासर भी होंगे और पता नहीं अब ये स्पीड कब ठीक होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बड़े बेहतर अंदाज से इस मामले पर रोशनी डाली आया कि मामला असल में है क्या। तो जनाब एक इंटरेस्टिंग और एक अच्छी खबर है, खुशी की खबर है जो कि आपके साथ शामिल करें। मशहूर अदाकार, प्रोड्यूसर और टीवी मेज़बान फहद मुस्तफ़ा को ये उनसे मुताल्लिक़ खबर है जिन्हें हाल ही में बरतानवी पार्लियामेंट में 2 अहम अवार्ड से नवाजा गया और वो ये एजाज़ हासिल करने वाले जनाब पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। फहद मुस्तफ़ा को हाउस ऑफ कॉमन्स की जानिब से डाइवर्सिटी एंड कल्चरल इम्पैक्ट अवार्ड और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जानिब से ग्लोबल कल्चरल यूनिटी अवार्ड दिया गया और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए ये लिखा कि ये अवार्ड सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर उस फनकार और ख्वाब देखने वाले की कामयाबी की अलामत है जो बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत रखता है और उन्हें पूरा करने के लिए हर हद को पार करने के लिए तैयार होता है। और सबसे पहले तो फहद मुस्तफ़ा को सुनो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और ये भी आपको बताते हैं ये एजाज़ हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, कोशिश की और हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर उन्हें हमेशा पाकिस्तान की आवाम की बेपनाह ताकत और ख़ूबसूरती और सलाहियत का इजहार किया और उन्हें एहसास रहा। इससे कबल मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा मायरा खान को भी बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। तो जनाब हमारी तो बेस्ट विशेज़ हैं और हम बड़ा से अच्छा भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब वो भी बड़ा अच्छा अपनी फील्ड में किसी भी शोबे में आप काम कर रहे हैं, हमारी फील्ड का कोई भी इंसान पाकिस्तान को प्राउड फील करवाएं जनाब, ऐसे एजाज़ात हासिल करें। हमारी फील्ड का कोई भी जब पर्सन इंटरनेशनल लेवल पर जाता है, काम करता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, पाकिस्तान को प्रेजेंट करता है, सर फखर से बुलंद हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है, खून बढ़ जाता है। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो नाज़रीन अब इस अच्छी खबर के साथ एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन अब वक्त हुआ है आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट का, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, शोबिज़ इंडस्ट्री की। आपने खबरें तो सुनी होंगी लेकिन उन खबरों के पीछे स्टोरी क्या चल रही होती है ये हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे। इसके अलावा इस सेगमेंट में हम आपको ये भी बताते हैं कि इस हफ्ते के टॉप ट्रेंडिंग ड्रामास, एक्टर्स और OST कौन से हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होते हैं ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब इस हफ्ते के टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा की। तो ये बताएं कि शायकीन की जानिब से इस हफ्ते किस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया? अच्छा जी, बहुत सारे ड्रामे जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते जो है मेरे ख्याल में बिस्मिल ड्रामा एक ऐसा था जिसने वाकई नाजरीन को जो है अपने साथ जोड़ दिया। मूसा ने जब रद्द-ए-अमल दिया अपने बाप की हरकतों पे, तो पूरा मुल्क जो था वो उस वक्त मूसा का जो दर्द था और जो तकलीफ़ थी वो महसूस कर रहा था रेहाम और मूसा के साथ जो हो रहा था। तो वो मासूमा ने अपनी मासूमियत जो है वो कुछ ऐसी दिखाई कि टीटी की आंखों पे बिल्कुल ही पर्दा डाल दिया और उसके बाद जो है वो हमने देखा कि उसका अंजाम क्या निकला। और वो ड्रामा जो है वाकई कहानी एक ऐसे मोड़ पे है कि इस वक्त इस हफ्ते वही ड्रामा टॉप ट्रेंड में रहा। बिल्कुल ठीक हारून, हमें ना एक्चुअली ड्रामा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपसे सारा ड्रामा हमें समझ भी आ जाता है, डायलॉग्स भी मिल जाते हैं और आप गॉसिप भी दे देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप इजहार करते हैं। अच्छा ये बताइए, एक्टिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। इस हफ्ते जो है एक्टर कौन सा बेहतरीन रहा शायकीन की नज़र में? अच्छा जी, आपको पता है हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में जो है वो कॉमेडी भी होती है, हल्का फुल्का रोमांस भी होता है, बिल्कुल सब भी कुछ साथ साथ चलता है, लेकिन जब ट्रेजेडी की बात आती है तो फिर नाजरीन जो हैं वो उन एक्टर्स को बहुत पसंद करते हैं जो एक ट्रेजेडी को अच्छी तरह खूबसूरती से पोर्ट्रे कर सकते हैं। हाँ। और नुमान इजाज ने बिस्मिल में जो एक्टिंग कर रहे हैं वो इस वक्त, कल रात नया एपिसोड आया बिस्मिल का, तो हम सब ने देखा कि नुमान इजाज की जो एक्टिंग थी वो इस कदर खूबसूरत थी। ये मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू जो नुमान इजाज साहब ने निकाले, और वो एक्टिंग के बादशाह हैं, वैसे ही गुरु हैं, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अपना किरदार निभा रहे हैं। तो एक्टर्स में मैं कहूँगा नुमान इजाज इस हफ्ते टॉप पे रहे।
और इसी तरह अगर आप, मैं जैसे बात कर रहा था, एक्ट्रेसेस में देखें तो बेबी बाजी की बहुएं जो ड्रामा चल रहा है उसमें जवेरिया सऊद ने जो एक्टिंग की है, खवातीन के कैरेक्टर्स की बात करें तो जवेरिया ने बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही हैं और हमने उनको देखा, वो अजरा बनी हुई थी, बड़ी शोख और चंचल सी और लड़ाका सी खातून, लेकिन अब जब सऊद जो कैरेक्टर अदा कर रहे हैं वो कैरेक्टर मरता है जो उनके हस्बैंड का रोल है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है। सऊद ऑफ कोर्स रियल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ है, तो फिर जो जवेरिया ने उसके ऊपर जज्बाती अदाकारी की है वो बहुत खूबसूरत थी। तो अदाकाराओं में मैं कहूँगा कि जवेरिया इस हफ्ते टॉप पे रही हैं अपनी गेम। हाँ जी, टॉप पे भी रही हैं और अपने करैक्टर में भी बड़ी मामला फहम नजर आ रही हैं। अच्छा शुएब, एक्टर्स की बात तो हो गई, ये बताइए कि इस हफ्ते की सबसे हिट जोड़ी कौन सी रही, किस जोड़ी को बड़ा पसंद किया गया? अच्छा जी, मैं काफ़ी अरसे से इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में अब नाजरीन ने और टीआरपी के जो नंबर आ रहे हैं उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं वहाज और माया अली को जो है वो बिल्कुल यहाँ पर एक शाउट आउट दूँ। अच्छा। वहाज बहुत ही खूबसूरत अदाकार है, अगेन यू नो सीरियस कैरेक्टर्स बहुत खूबसूरती से करता है और उसकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और माया अली भी इसी तरह। तो दोनों ने एक दूसरे को जो है वो बहुत खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है सुन मेरे दिल में, और दोनों का किरदार बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ड्रामे के साथ जो भी इख्तलाफात हों, हमें उसकी कहानी के साथ और इसके ऊपर खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ एक अलग बहस की जरूरत है कि उन्होंने क्या सोच के ये ड्रामा लिखा। अरुण, बिल्कुल सोशल मीडिया पर इस कहानी के बड़े चर्चे हो रहे हैं, इस ड्रामे की ना जोड़ी तो चले हिट है ही, तो आप इस कहानी पे भी कोई शाउट आउट देना चाहेंगे? नहीं जी, मैं शाउट आउट अपने पास ही रखूंगा, इस कहानी के ऊपर मैं कोई शाउट आउट नहीं दूंगा। ये मुझे नहीं पता कि ये खलीलुर रहमान ये फिर अब आप गेम कर रहे हैं, देखिए आपको हम इनवाइट इसलिए करते हैं कि जो मतलब अंदर की बातें हैं, जो अंदर की खबरें हैं, चीजें हैं, वो आप डिस्कस करें जो आवाम को नहीं पता आपको। हाँ, और आप ट्रू विजन ही छुपा रहे हैं, ऐसे कैसे? नहीं, मेरे ख्याल में खलील साहब जब ये लिखते हैं ड्रामा बैठ के तो उस वक्त तक बाकी सारा पाकिस्तान सो चुका होता है। तो वो फिर रात के किसी पहर उनको आमद होती है और वो ये कहानी लिखते हैं, तो इसीलिए कहानी कुछ जो है ना वो ऑल ओवर द प्लेस फैली हुई है और कोई सेंस नहीं बना रही। लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं, जो दो मेन लीड रोल्स हैं, वहाज और माया, उनकी जो केमिस्ट्री है, दोनों बहुत खूबसूरत एक्टर्स हैं, खूबसूरत इंसान हैं, लगते भी अच्छे हैं स्क्रीन के ऊपर। दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं रियल लाइफ के अंदर, तो जाहिर बात है वो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। बिल्कुल, पिछले हफ्ते वहाज की सालगिरह भी थी, तो माया का स्पेशल मैसेज सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ और वज्जू वो उनको कहती हैं, तो वज्जू को हमारी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे, लेकिन वहाज के लिए बहुत सारी। अच्छा अरुण, आगे बढ़ने से पहले जरा इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो ड्रामास लिख रहे हैं उनसे तो मैं देख रहा हूँ ये वाला भी है, एक दो पहले भी थे, उनसे आपको इख्तलाफ है, कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। शायरी पसंद है आपको उनकी? जी, शायरी बिल्कुल पसंद है, ऑफ कोर्स अल्फाज के तो जादूगर हैं, डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखते हैं। तो मेरे ख्याल में कहानी जो है वो खलील साहब को कोई किसी और से डिस्कस करना चाहिए कि क्या कहानी वो लिख सकते हैं, लेकिन नो डाउट अबाउट इट कि अल्फाज का इस्तेमाल, खूबसूरत जुमलों की कंस्ट्रक्शन, इसमें खलीलुर रहमान बिल्कुल ठीक। हारून, आपके इसी जुमले के साथ के खलील साहब को किसी और से डिस्कशन करनी चाहिए कहानी के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और ये बताइए कि इस हफ्ते का जो है शायकीन की जानिब से पसंद किया जाने वाला OST कौन सा है जो टॉप ट्रेंड कर रहा है? अच्छा, हम बहुत सारी सीरियस बातें कर रहे हैं तो अब हम थोड़ा सा लाइट करते हैं। बेबी बाजी के बहुएं का साउंड ट्रैक जो है ना वो मुझे बहुत पसंद आया इस हफ्ते, और उसकी वीडियो बहुत खूबसूरत है, गाना मस्ती से भरपूर, शाजिया मंजूर, आसिम और उसके बाद मनु, तीनों बड़े बड़े सिंगर्स, आसिम अजहर, शाजिया मंजूर और मनु का ये साउंड ट्रैक, और इसमें जो एक्टर्स सारे हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो बड़ा मजे का ये एक क्यूट सा OST है, अच्छा भी है, चुलबुला भी है। डिफरेंट बात ये कि जो भी इसके कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामास के, उनसे यहाँ पे जो है ना एक्ट भी करवाया गया है, रसा कशी का भी मंजर है जो कि कहानी के बारे में बताता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था वो पूरी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, कलर के कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे थे, जो ड्रेसिंग की गई थी, जो एम्बियंस क्रिएट किया गया और एक्सप्रेशंस जो थे सबके, वो सबने बता दिया कि स्टोरी किस तरह की होगी और किस तरह की चल रही है। जबरदस्त, अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। हम सबकी फैमिली में कोई ना कोई बेबी बाजी जरूर होती है, हर फैमिली में होती है एक बेबी बाजी। हम रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। तो वो जो खींचातानी है ना फैमिली की, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिस तरह डिफरेंट कैरेक्टर्स उसके साथ मिलते हैं, बड़ा खूबसूरती से इस ड्रामे में दिखा रहे हैं। और OST जो है वो अगेन यू नो एक बड़ी नई अप्रोच है कि एक्टर्स को लेकर
नई वीडियो क्रिएट की गई है जिसका ड्रामे के सीन्स नहीं है उसके अंदर, वो एक मजे की फन फिल्ड मस्ती भरी जो है चुलबुला वो सा। एक वीडियो उन्होंने बनाई। अच्छा अरुण, अब मेरा ख्याल है फन और फनकार की तो कोई कहते हैं ना सरहद नहीं होती, और लेकिन भारत ये मानता है जनाब, हम तो नहीं मानते। तो अब जो है हम थोड़ा सा चलते हैं सरहद के उस पार, बॉर्डर के उस तरफ, और हम ये मानते हैं कि जनाब कोई इस तरह की सरहद नहीं होनी चाहिए, और हम तो उनकी जो मूवीज हैं उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, बिल्कुल। और जब उनकी बारी आती है तो जनाब वो बिल्कुल ही पीछे हट जाते हैं। तो इससे साबित होता है खेल के साथ साथ वो एंटरटेनमेंट में भी सियासत करते हैं। ये बताएं कि कुछ अर्सा पहले भारत के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने फिल्मों से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अब खबरें ये आ रही हैं कि बॉलीवुड फिल्म में जो हमने देखी थी बड़ी कामयाब थी 12वीं फेल, उसमें अदाकारी के जौहर दिखाए थे विक्रांत ने। उन्होंने भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक फिल्मों से किनारा कशी की है, इसका ऐलान भी किया है, और इस हवाले से क्या इत्तलात है, अंदर की क्या खबर है? जी बिल्कुल, विक्रांत ने कुछ अरसे के लिए फिल्मों से अलहदगी का ये बयान दिया है। वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को, बच्चों को टाइम दें। विक्रांत बहुत खूबसूरत एक्टर हैं, नो और आपको डाउट, पता है और अभी उनकी पिछले जो लास्ट हानिया फिल्म थी ने वो तो और बहुत ही विक- मजे की थी, स्टोरी बहुत अच्छी। लेसनफुल थी बेसिकली। जी 12वीं फेल जो है वो एक ऐसी फिल्म है जो कि मेरे ख्याल में हर नौजवान को देखनी चाहिए, कि जो अपने करियर की तरफ जा रहा हो, तालीम हासिल कर रहा हो, क्योंकि ये आपको बड़ी हिम्मत देती है और बताती है कि ज़िंदगी की मुश्किलात आती रहेंगी और आपने उन चैलेंजेस का सामना करना है। और विक्रांत ने ये रोल बड़ी खूबसूरती से निभाया। लेकिन विक्रांत की जितनी भी फिल्में आई हैं बड़ा ऑफ बीट काम करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह आमिर खान अपनी फिल्मों में हर चीज़ में एक डिटेल ओरिएंटेड इंसान है, इसी तरह विक्रांत का भी कैरेक्टर निकल के आ रहा है। तो विक्रांत की जो भी फिल्म है अच्छी फिल्म है, लेकिन विक्रांत ने जब लेकिन ये छोड़ क्यों अनाउंस दिया किया तो हारून? मतलब क्या रीजन आपको इसके पीछे नजर आ रही है? क्या family की स्टोरी अच्छा, है? हम पहले परेशान थे कि छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने फिर वाजे भी किया कि मैंने छोड़ा नहीं है, मैं सिर्फ अच्छा। एक ब्रेक ले रहा हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ फैमिली तो गुजारना फिर सबसे चाहता हूँ। पहले है और ना, मेरे जी, ख्याल में जरूरी। एक अच्छी अप्रोच है जी, ये एक अच्छी अप्रोच है, क्योंकि एक्टर्स जो है ना वो अपने आप को बर्न आउट भी कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारे यहाँ जो ड्रामों में एक ही जैसे किरदार अदा करते एक्टर्स नजर आते हैं, और मुसलसल हर वक्त उनका कोई ना कोई बिल्कुल। ड्रामा या 2 ड्रामे ऑन एयर रहते हैं। कुछ अर्से के बाद लोग उनसे तंग आ जाते हैं, वो चेहरा नहीं देखना चाहते। और हमने देखा कि आमिर खान जिस तरह के एक्टर जब साल में एक फिल्म करते हैं तो पूरा जो जहाँ पे उर्दू बोली हर समझी जगह जाती देखा जाता है, वो लोग क्योंकि इंतजार वो कर बड़ा रहे होते हैं। इम्पैक्ट क्रिएट impact करती है create उनकी करता है। मूवी, और बड़ा Student भी अच्छा देखते मैसेज भी हैं, मिलता है। बिल्कुल। उनकी मूवी स्टूडेंट्स भी देखते हैं, एंटरटेनमेंट से जो मुंसलिक लोग हैं वो भी देखते हैं। हर तबके के लोग जो है बिल्कुल। पसंद करते हैं। हारून, आगे चलते हैं। सीनियर बिल्कुल ऐसे। अदाकारा निशो बेगम ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें अपनी बेटी साहिबा से मिले हुए 8 महीने हो गए। ये क्या माजरा है? पहले साहिबा अपने फादर से नहीं मिल सकी थी और उनके मामलात उनके फादर के साथ ठीक नहीं थे, फिर उनके साथ ठीक हुए तो अब अपनी माँ के साथ ठीक नहीं है। आपको क्या स्टोरी पता है, क्या मामलात है पीछे? क्यों दूरियां पैदा हो गई हैं दोनों में? जी देखें, इनाम रब्बानी साहब जो निशो के पहले हस्बैंड थे, वो निशो ने अब बताया कि जिस तरह वो कि उनकी तमाम जो भी उनके पास माल दौलत थी वो लेकर बाहर चले गए थे, फिर दोनों में दूरियां आ गई, हालात ख़राब हुए, अलग अलग हो गए, और निशो जो हैं वो अपने फिर फिल्म करियर की तरफ वापस आ गई। तो उनकी एक बेटी भी थी उस वक्त, ज़ाहिर है उनको काम करने की ज़रूरत थी। उन्होंने काम किया, जो कमाया अपनी बेटी बच्चों में इन्वेस्ट किया, और साहिबा, जिनका असल नाम मदीहा है एक्चुअली, साहिबा को उन्होंने तैयार किया। साहिबा फिल्मों में आई। साहिबा माशाल्लाह आज अपनी अच्छी घरेलू ज़िंदगी गुजार रही हैं। बिल्कुल। इनाम रब्बानी साहब की दोबारा से एंट्री होती है और वो आते हैं लाहौर, और वो अचानक से साहिबा को जो है वो एक सरप्राइज़ देते हैं और वो अपने बाप से मिलती हैं। मेरे ख्याल में बहुत ही बचपन में मुलाकात उनको से शायद पहले याद हो। साहिबा ने एक इंटरव्यू में बड़ा इजहार किया था अपने बाप से मोहब्बत का, और इन्हें बहुत जी, कमी महसूस उसके बाद ही हुई थी। उसके बाद मुलाकात जाहिर है मुमकिन हो कमी पाई। तो होती है जी। नजफ, कमी तो होती है। जी। जाहिर है उनको अपने वालिद की कमी महसूस होती होगी, लेकिन जाहिर है कि उसके नतीजे में ये नहीं होना चाहिए कि वो अपनी वालदा को बिल्कुल ही फरामोश कर दें। बिल्कुल। निशो ने बहुत खूबसूरती से बैलेंस क्रिएट इस शो करना में जहां वो बड़ा बैठ कर जरूरी बात है। कर रही थी। हारून, अच्छा इस पर भी जरा बहुत। हमें कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तानी अदाकार जो हैं यासिर हुसैन, वो कोई ना कोई बड़ा दिलचस्प सा ट्वीट करते हैं, कोई पैगाम जारी करते हैं। इस बार उन्होंने खूबसूरती के लिए सर्जरी करवाने वाले अदाकारों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। माजरा क्या है? तो माजरा ये है कि जी सिंडी क्रॉफोर्ड, हम सबको पता है, बहुत ही खूबसूरत हॉलीवुड की एक्ट्रेस। हम सब ने जब मैंने तो खैर यूथ में देखा उनको, क्या खूबसूरत पोस्टर गर्ल थी वो जी। उनकी तस्वीरें लगी होती थी जगह जगह, और लोग उनको एज अ ब्यूटी स्टैंडर्ड माना करते थे। उनकी स्टेटमेंट आई कि जी मैं अपनी एज को ओन करती हूँ, अब मैं जिस एज में हूँ मैं Yes. उसके ऊपर प्राउड हूँ, और मैं ये जो भी मेरे चेहरे में तब्दीली आ रही है मैं इससे खुश हूँ। तो यासिर ने उसको लेकर, उसको बुनियाद बनाकर ये पोस्ट किया कि ये जो पैगाम है ये बहुत सारी पाकिस्तानी अदाकाराओं के लिए भी होना चाहिए, जिन्होंने अपने चेहरे पे इतने प्रोसीजर्स करवा लिए हैं, इतनी सर्जरीज करवा ली हैं कि अब उनके
एक्सप्रेशंस फ्रीज हो गए हैं। और ये बात बहुत हद तक सही भी है कि हम बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस को देखते हैं जिनसे अब ना हंसा जाता है, ना बोला जाता है, ना रोया जाता है, क्योंकि वो नीचे का जो चेहरे का हिस्सा कोई है नाम वो बिल्कुल नाम हो लेना चुका है चाहेंगे? बोटॉक्स से। स्पेसिफिक बता नहीं, सकते नाम हैं मैं कौन? बिल्कुल नहीं बताना चाहूंगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरुण नहीं, आपकी चलो। दुश्मन- आप दोस्ती जो है है, दुश्मनी दुश्मनी में बताना बदल चाहते दी। हैं, इतना हाँ? सही तज्जिया नहीं दे रहे हमें, आप गॉसिप्स दोस्तों नहीं को दे रहे। लगता है सही दोस्तियां जो है मशवरा खराब भी नहीं कराएंगे देते। आप सारी। मेरी दोस्तियां खराब कराना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा बहुत दोस्त, सारे सच्चा दोस्त पर्दानशीनों वो के होता है जो नाम सही आते हैं। मशवरा दे अरुण। नहीं, मशवरे मैं देता हूँ, बिल्कुल अच्छा, मशवरे मैं उनको तो देता क्या हूँ, मशवरा लेकिन उनको उनके कराने नाम मैं रिवील चाहिए नहीं करूंगा। प्रोसीजर्स या नहीं कराने चाहिए, क्या मशवरा है आपका? देखिए जी, मेरे ख्याल में प्रोसीजर्स कराने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जरूर ख्याल रखें कि इस हद तक ना चले जाएं कि आपका जो चेहरा है वो चले किसी हद तक बिगड़ना आप जो शुरू है ना हो जाए। वो यासिर के बयान से जो है इत्तेफाक करते हैं। इत्तेफाक बहुत करते शुक्रिया हैं। अरुण, हमेशा की ठीक तरह है, बहुत thank अच्छा you लगा आपके जी, साथ। बहुत सब शुक्रिया। काफी, और जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, हाँ। उसकी इनसाइट जो खबरें हैं, जो गॉसिप्स वहां पे चल रहे होते हैं, वो हमेशा की तरह आपने हमारे साथ शेयर किए। तो यहाँ पर Background story। ब्रेक बनती है जनाब, ब्रेक के बाद देखते हासिल होते रहिए। हैं। स्टे विद अस। सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब कुछ बात हो जाए सेहत के हवाले से, तो हमारा हेल्थ सेगमेंट आ चुका है जनाब। सर्दियां आते ही अक्सर लोग बालों में सिकरी, आंखों के गिर्द स्याह हल्के और पाँव की फटी एड़ियां या फिर खुश्क होंठों की शिकायत करते दिखाई देते हैं। इनके पीछे छुपी वजूहात अक्सर हमारी रोजमर्रा की आदत या फिर माहौल से जुड़ी हुई होती हैं। और यकीन जाने ये खुश्क होंठ ठीक नहीं होते जब तक आप ग्लॉस लगाओ ना लगाओ, एक जैसे ही रहते हैं। और ये मसला जो है ना सिर्फ सेहत से रिलेटेड है, मेरे ख्याल में ये आपकी पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट करता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, गिर जाता है, और आप कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील कर रहे हो। तो ये जो सिकरी है, और इस बात की अलामत है बेसिकली कि आपके सर में खुश्की हो चुकी है। और साथ ही साथ स्याह हल्के जो नींद की कमी की बात करते हैं, वो बताते हैं कि भाई आपकी नींद पूरी नहीं है, ग़िज़ाइयत में कमी है, आप खुराक ठीक नहीं ले रहे, एड़ियों में जो खुश्की हो जाना, एड़ियाँ फटी होना, वो भी आपकी ग़िज़ाइयत में कमी की वजह से होता है। तो आज के हेल्थ सेगमेंट में हम इन मसाइल की वजूहात और उनके आसान से घरेलू इलाज के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हकीम अताउर रहमान साहब। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो बालों में सिकरी है, इसकी आम वजूहात क्या हैं और कौन से कुदरती घरेलू नुस्खे हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए इससे निजात हासिल कर सकते हैं आप सर्दियों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालों के लिए जो मेन चीज़ है उसमें सबसे पहले तो पानी की कमी की वजह से भी बालों में डैंड्रफ भी आती है, खुश्की भी बढ़ती है। अच्छा। दूसरे नंबर पे हम लोग ना गर्म खुश्क गज़ाओं का इस्तेमाल कसरत से करते हैं और लुब्रिकेंट चीज़ें कम लेते हैं। और हमारे बच्चे भी, अगर आप घरों में देखें तो प्रोसेस फूड बहुत यूज़ हो रहा है, बिल्कुल। जबकि पहले सब्जियां भी बच्चे खाते थे, अनाज भी खाते थे, तो शौक उन से तमाम खाते चीज़ों में थे। मुख्तलिफ न्यूट्रिशन भी होती थी और लुब्रिकेशन होती थी, जिससे आपकी खुश्की ज़ाहिर होती थी, तरावट बहाल होती थी, तो उसमें आपके बालों में एक जान पैदा होती थी। तो ये है कि हमारी डाइट का बड़ा अमल दखल है इसमें। ठीक है जी, तो किस किस्म की मतलब डाइट इसमें आप रेकमेंड करते हैं? इसमें डाइट में देखें, पहले वक्तों में ये, बल्कि पिछले 50 सालों में जितने भी मेडिकल साइंस है वो न्यूट्रिशन के ऊपर बात करती थी कि जी हमारे अंदर वाइटामिन्स की कमी की वजह से बालों का गिरना, सफ़ेद होना या उसमें कमज़ोर होना। जी हाँ। लेकिन अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो रिच मैन हैं, अमीर लोग हैं, जो साहिब सतात हैं, जिनकी डाइट भी अच्छी है, उनके बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं, उनके बाल क्यों गिर रहे हैं? ये एक लम्हा फिक्री मैं है। तो हकीम साहब आपकी बातों से ज्यादा आपके काम पे इंटरेस्टेड हूँ। जी, मुझे जी। बताइए कि बालों को जो किस तरह आप बचा सकते हैं ताकि सफेद जी। भी ना हो, गिरे भी ना और खुश्की से भी बालों बच के जाएं। लिए सबसे पहले हम 7 जड़ी बूटियों का एक तेल अच्छा। मैं अवामुन्नास को बताना चाहूँगा, बहुत इफेक्टिव है, घर में बनाएं, हर्बल है, बेज़रर है। और बिलखसूस उनके लिए जिनको मुख्तलिफ तेलों से एलर्जी हो जाती है तो ये सही। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी रखती ये है। भी बड़ा सवाल है कि जी। कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जाए हर मौसम जी में। बिल्कुल। इसमें हमारी 7 चीज़ों में रेठा रेखा रेठा 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 ठीक है जी। दूसरे नंबर पे है सिकाकाई, सिका ये जड़ी बूटियां हैं सारी, ठीक है, सिकाकाई। तीसरे नंबर पे है आंवला, आपने सुना होगा, रिच सोर्स ऑफ विटामिन। अच्छा, इसको लोग ना भिगो के भी बालों में लगाते जी 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 हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप वो इसका तेल बनाने मैं के इसका लिए बताता हूँ आपको। ठीक ये है। तीसरी चीज़ है आंवला, चौथी चीज़ है बालचर, बालचर ये दवाई। 5वीं चीज़ है शरेला, शरेला जिसको हम कहते हैं शरेला शरेला, शरेला 6 रे ये शरेला। लाम शरेला। छठी चीज़ है नागर मोथा। नागर मेरा ख्याल है ये नाम सुन नागर मोथा। के, ये नाम सुन के लोग हिकमत से दूर हो जाएंगे। ये- नागर मोथा। तभी हम दो दफा जी जी। रिपीट करें। और उनकी 7वीं आसानी चीज़ याद है हो जाए लोगों को। बेरी पत्ता। बेरी बेरी पत्ता पत्ता। जी, ये 7 चीज़ों को तकरीबन आप 10-10 ग्राम ले लें, 10-10 ग्राम लेके और तकरीबन आध पाव सरसों के तेल में, बल्कि 1 पाव सरसों के तेल में ना को तकरीबन 20-25 मिनट हल्की आंच पे ना पकने दें। अच्छा ठीक है। और जब वो देखेंगे कि उसकी रंगत थोड़ी सी चेंज हो रही है और जड़ी बूटियों की इसमें एक्सट्रैक्ट प्रॉपर आ चुका है, तो उसके बाद उसको छान के और पुन के उसको तेल को अपने पास सेफ रखें।
अच्छा, ये ऑयल आपके बालों के लिए, जिन लोगों के बाल गिरते हैं, जिन लोगों के बालों में 2 मुंह हैं, उनके लिए बहुत नायाब चीज। कितनी देर के आपने लगा के हफ्ते में 2 दिन तो नॉर्मली आप लगा सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन, और कितनी देर के लिए लगाना है? ये 2 आप घंटे, रात को घंटा? लगा लें, सुबह किसी भी हर्बल शैम्पू अच्छा, से आप पूरी नहा रात लें। जी, रखना है। पूरी रात लगा रहे, कोई इसका नुकसान नहीं है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल एक तो ठीक ये है। चीज होगी जी। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जी, जी। उसके लिए भी एक कलर की भी आपके पास जनाब एक हाँ जी, हाँ रेसिपी जी। है, और वो भी जरा हमारे साथ शेयर देखिए, करें, ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू है कि क्योंकि सफ़ेद बाल तो कहते हैं वापस काले हो नहीं वापस सकते ठीक नहीं आपके। होते। एब्सोल्युटली सफ़ेद बाल कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन कुछ मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से जो तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं उनको आप रोक सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 4 चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 3 बादाम ले लें, ठीक है, बादाम की गिरियाँ, ये बादाम है, 3 अदद बादाम ले लें, और इसके अंदर हमने रखे हुए हैं प्याज के छिलके। अच्छा, प्याज यानी के हाँ जी, छिलके ये और प्याज के बादाम। छिलके जो है ना आप इसमें ले लें। जस्ट ये देखें, प्याज के छिलके। ये खुद भी निकालने की जरूरत नहीं, बने बनाए भी जनाब जी जो जी, अवेलेबल ये घरों में होते हैं। ये हाँ देखें, जी। प्याज के छिलके, ड्राई वाले। आम ड्राई प्याज के छिलके। ये भी ले लें आप, तकरीबन एक प्याज के कोई 8-10 छिलके इसके ले लें, और अच्छा। 3 बादाम ले लें, ठीक और है। उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना मेथी दाना, ये देखें, ये मेथी का दाना है, 1 चम्मच मेथी दाना डाल लें, बिल्कुल और सही। इसमें तकरीबन 1 चम्मच कलौंजी डाल लें, ब्लैक सीड जो है। अच्छा, इन चारों को आप कढ़ाई के अंदर ना इसकी भुनाई कर लें, या रोस्टिंग कर लें, या इसको अच्छी तरह जो है ना वो जला लें। जला ये यानी ब्लैकिश हो जाएंगे। इसको जलाने के बाद जब ड्राई हो जाएगा ना, फिर इसको आप कूट के इसका पाउडर बना लें। ये ठीक है। पाउडर आपने सेव कर लेना है। अच्छा, जब भी आपने कलरिंग करनी है तो इसको आपने इसके अंदर जनाब 1 चम्मच ये ले लें, और तकरीबन इसके अंदर जो है ना 2 चम्मच नारियल का तेल डाल लें, 2 चम्मच नारियल का तेल और 1 विटामिन ई का कैप्सूल। ये जैसे हमारे पास ओके। नारियल का तेल भी मौजूद है, कोकोनट ऑयल, और ये विटामिन का कैप्सूल जो है ना एक आप उसमें डाल के थोड़ा सा लेके और ब्रश के साथ अपने Roots में बालों के लगाएं। रूट्स में लगा Roots में लें, लगाएं, और ठीक इसको है। तकरीबन आप जो है ना हफ्ते में 2 दिन लगाएं, आधा 1 घंटा लगे रहने दें, उसके बाद आप शैम्पू से नहा लें। ठीक है। आप इमेजिन करें कि ये कोई 11, 12, 13 बार की एक्सरसाइज में ना आप खुद महसूस करेंगे कि आपके ब्लैक नेचुरली ब्लैक होना शुरू हो गए हैं बाल। अच्छा, हाँ, ये नेचुरल जो है ना कलर है, ब्लैक कलर करता है, और इसका देखें हकीम कोई नुकसान साहब, भी नहीं है। ये तो आपने बालों का हल बता दिया, जी, सिकड़ी का बता दिया, कलर का बता दिया, जो कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम है। ये जो आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को तो होते नहीं, लेकिन काम का बर्डन इतना होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता जी, है, जी। उनके पड़ जाते हैं, और कुछ लोगों के वैसे ही नेचुरली होते हैं। दोनों के आपने बताने हैं। देखें, ये हल्कों के जो वजूहात हैं उसमें मेन चीज़ नींद की है। हमारे लोग नींद पूरी नहीं करते, नंबर 1। और नंबर 2, आपके बॉडी के अंदर जस्ट लाइक खुराक की कमोबेशी, उससे भी होता है। नंबर 3, कंप्यूटर या मोबाइल का एक्सेस यूज़, अच्छा, टीवी का। ठीक है। अच्छा, इसमें जो भी चले खैर वजूहात है, इसके अंदर आप रोगने बादाम, रोगने बादाम, 1/2 टीस्पून रोगने बादाम, उसके अंदर 1 विटामिन ई का कैप्सूल आप डाल के तो रात सोते हुए अपने हल्कों के इर्द गिर्द, इवन ये अपने ये पलकों पे भी लगा सकते हैं, उसके पूरे एक सराउंडिंग एरिया में लगाएं। 7 दिनों में आपके जो एक्सटर्नल जो इफेक्ट्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, और आपकी लेयर भी बेहतर हो जाएगी, और आपके हल्कों में खाने के कमी आएगी। हवाले से भी कुछ बताइए, जिस ये वैसे नुस्खा तो बड़ा आसान था, 2 चीज़ों को मिलाना। अच्छा, गज़ाई खानों के के- हवाले से हमारे एक हकीम साहब गुजरे हैं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, हकीम साबिर मुल्तानी साहब। वो बच्चों को कहते थे कि जिनके बाल गिरते हैं वो अखरोट की गिरी और बादाम और खजूर का गूदा, खजूर की गिटक निकाल के इसको हम वजन लेके ना इसका लड्डू बना लें। तकरीबन 50 ग्राम के बराबर लड्डू बना के सुबह शाम खाएं। 21 दिन इस्तेमाल से बालों के अंदर जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, जो उसके अंदर जिंक की कमी, वो भी बेहतर होती है। और मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ जी, कि हमारे हाँ एक तिब के अंदर बड़ी कामयाब चीज़ है, उसका नाम है जवारिश जालीनूस। हकीम जालीनूस ने एक नुस्खा तरतीब दिया था जो बालों के लिए और जिगर के लिए और खून की अफजाइश के लिए तीर बहदफ चीज़ है। अच्छा, अच्छा, जवारिश जालीनूस। लेकिन बशर्ते कि जितनी भी हमारी कंपनीज बना रही हैं, शायद उसमें जाफरान भी डलता है, मस्ती की रूमी भी डलती है, वो औजान पूरा नहीं रखते माजत के साथ। सही। ये जब आप किसी मुस्तनद तबीब से आप इसको स्पेशल तैयार करवाएंगे और आप अपने घरों में बच्चों को इस्तेमाल करवाएंगे, तो आप इमेजिन करें कि आपके बाल बहुत देर तक सफ़ेद नहीं होंगे। और उसकी मिसाल मैं आपको अपनी देता हूँ कि हमारे वालिद साहब जब ये माजून बनाते थे, जो कि वो भी तबीब थे, जी। तो हमें वो कहते थे कि बेटा ये पतीली को चाट लो जो बच गई है। हम कहते थे अब्बा जी ये क्यों चाटें? कहते ये आपको बुढ़ापे में पता लगेगा। और आज हम भी माशाल्लाह 50 के, और मेरी बड़ी बहन जो है माशाल्लाह वो भी 60 के करीब है, हम सब बहन भाइयों के बाल ये सफ़ेद नहीं हुए, ब्लैक हैं, काले natural। हैं। अच्छा, बड़ी बात है। तो ये आज हमें याद आता है कि तिब के अंदर जो बुजुर्ग
बुजुर्गों ने चीज़ें बताई हुई हैं, वो मुसलमा है। और जवारी जालिनूस अगर सही आपको मिल जाए तो आपकी वो ज़िंदगी बदल देगी। और जिन लोगों को खून की कमी है वो भी इससे दूर होगी, और जिन लोगों के हाथ पांव ठंडे रहते हैं, असाबी कमजोरी है, वो एक माजून उसको ठीक करेगी। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और देखें उसका नतीजा भी हमारे सामने है। अच्छा, ये भी क्विकली ज़रा ये बता दीजिएगा कि जो आपके बालों में सिकरी बहुत ज़्यादा हो जाती है सर्दियों में खासतौर, कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए आपको गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए? जी जी, अच्छा, इसके अंदर ना हम 3-4 जो सिकरी के लिए स्पेसिफिकली ना, रोगने बादाम, रोगने जैतून, रोगने अरिंद और नारियल का तेल, और ये जो है अपना सरसों का तेल, ये 5 ऑयल। अच्छा, इसकी अच्छा रेशो इस तरह रखनी है कि आपने सबसे ज़्यादा लेना सरसों का तेल। मिसाल के तौर पे 100 ml सरसों का तेल ले लें, 50 ml बादाम ले लें और 50 ml जैतून ले लें, और जो नारियल का तेल है वो आप 25 ml ले लें, और जो रोगने अरिंद है, चूंकि लुब्रिकेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो आपने 10 ml लेना है। तकरीबन इस रेशो के साथ आप घर में बना लें, तमाम ऑयल्स को इकट्ठा कर लें। सिकरी के लिए इवन के दिमागी टॉनिक भी है, जिन लोगों को इंसोम्निया का इशू है, नींद का इशू है, एंजाइटी डिप्रेशन का इशू है, वो भी इसको ठीक करता है, क्योंकि आपके मसल रिलैक्सन होता है ये ऑयल। आपके मसल्स को जब सुकून मिलता है, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, आप अगले दिन बिल्कुल फ्रेश और चाको चौबंद। ये तो जब आ गया हमारे पास नुस्खा, ये भी बताएं कि जो फटी एड़ियों का है और खुश्क होंठों की जो शिकायत होती है लोगों को, उसके लिए क्या नुस्खा लेके आए आप? खुश्क होंठों के लिए इसका ताल्लुक मैदे के साथ है। अच्छा। हमारे बच्चे जो है ना, वो पानी कम पीते हैं, ये लुब्रिकेंट चीज़ें कम खाते हैं, मैदे में एसिडिक चीज़ें ज़्यादा ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी का पानी जज़ब हो जाता है। तो पानी के लिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और खुश्क होंठों के लिए लेकिन हकीम साहब, मैंने देखा कुछ लोग बहुत पानी पीते हैं लेकिन फिर भी उनके लिप्स ड्राई रहते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं बहुत पानी पीती हूँ बट मेरे लिप्स ड्राई ही रहते हैं, इवन तो मेरा मुंह अंदर से ड्राई रहता है। आपको थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ पीने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए तो आपको फिर बेहतरीन नुस्खा देना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखें आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें बोलना बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आम लोगों में आप में फर्क होगा। आपको अपने पास पानी रखना है, मतलब ज्यादा लीटर बढ़ा ले, पानी का आपने बढ़ाना है। चलें फिर छोड़े। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने बड़े अच्छे तरीके से ऑयल और एड़ियों का, खुश्की का हमें बताया, और मुझे ऐसा लगता है कि नाजरीन ने लिख भी लिया होगा। तो हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी सारी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आते हैं हमारे लिए। तो अगर नाजरीन आपका कोई मिस हो गया तो परेशान नहीं, एड़ियों के बारे में भी कुछ बताते जाएं। के लिए होंठ तो हो गए, एड़ियां रह गई हमारी, एड़ियां बताइए। गाय की जो चर्बी है, अच्छा, उस चर्बी को सिर्फ आपने एड़ियों पे कुछ 2-4-5 मिनट रगड़ाई करनी है। गाय की चर्बी लेने, और जिसको एलर्जी हो वो क्या नहीं, गाय की चर्बी मिल जाती है ना, जो गोश्त वाली दुकान से आप गोश्त भी तो लेके आते हैं ना, आप बड़े का, तो उन्हें क्या थोड़ी सी चर्बी दे दें, सॉफ्ट चर्बी होती है वो, जब आप उसमें मलते हैं ना, उससे आपकी वो हील भी करती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज है उसकी। अच्छा, और चूंकि देखे ना, गोश्त के अंदर ये बाइंडिंग एजेंट है ना, हाँ जी, जो चर्बी है, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट हुआ, कट लगाओ तो कहते हैं आप ये गोश्त खाएं जनाब। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए ये बेहतरीन चीज है। रोगने बादाम भी आप लगा सकते हैं। बेसिकली वो लिगामेंट होता है जो कि जॉइंट्स को कनेक्ट करता है, और ये बड़ी बेहतरीन बात है। और वैसे तो मैंने आजकल देखा है कि कोई ना प्लास्टिक की सॉक्स भी आई हैं, और रात को पहन के आप सो जाओ, सुबह उठो तो वो अंदर कुछ क्रीम सी लगी होती है, वो सॉफ्ट कर देती है आपके पाँव को। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बड़ा अच्छा लगा। और नाज़रीन, अगर कोई आपका रह गया है, कोई नाम रह गया, कोई नुस्खा रह गया, तो परेशान नहीं होना, हमारे डिजिटल अकाउंट्स पे जाइए, इस सेगमेंट को एंजॉय कीजिए, वो लिख लीजिए और खरीदें और इस्तेमाल करें, और कमेंट करके बताइए पसंद आया नहीं। सबसे जरूरी पानी की मिकदार बढ़ा दें। हाँ। आपके लिए भी। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। नाज़रीन, दुनिया भर में लोग जहां इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बचाने की बात करते हैं, वहीं पर इस्लामाबाद के रिहायशी ने जानवरों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। सफ़ीर अहमद नामी ये शख्स सांप, मगरमच्छ और चूहे जैसे जानवरों को जनाब रेस्क्यू करता है। न्यू हाउसिंग सोसाइटी की तमीर के दौरान जब ये जानवर अपने कुदरती मस्कन से निकल आते हैं तो सफ़ीर अहमद इन्हें महफूज तरीके से पकड़ते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, और मौसम बेहतर होने पर इन्हें वाइल्ड लाइफ या करीबी जंगल में छोड़ देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। इस अनोखे शौक और जो जानवरों से मोहब्बत की जो दास्तान है, कहानी है, वो मिलकर एंजॉय करते हैं। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा फरार रब्बानी, आइए चलते हैं। थोड़ी थोड़ी घबराई भी हूँ, थोड़ी थोड़ी परेशान भी हूँ, हवाइयाँ मेरी उड़ी हुई हैं, और वो क्यों हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। हम आपको मिलवाएंगे उस शख्स से भी जिसने इन सांपों को पाला हुआ है, रेस्क्यू किया हुआ है, और वो कहते हैं ये मेरे दोस्त हैं, बच्चों जैसे हैं। सफ़ीर, नॉर्मली लोग इंसानों से दोस्ती करते हैं, ये सांपों से दोस्ती ये कैसे हुआ? बेसिकली मेरी एक पेस्ट कंट्रोल की कंपनी है। हमारे ना काफ़ी सारा क्लाइंट और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे स्नेक्स आ जाते हैं और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मार देते हैं। एक तो हम इनको रेस्क्यू करते हैं, मेरे पास जितने स्नेक्स हैं ये सारे रेस्क्यूड हैं।
ये हमने मरी से रेस्क्यू किया था। इट्स अ इंडियन रॉक पाइथन। और ये हैं ब्लैक हेड रॉयल स्नेक। ये हमने बलूचिस्तान वाली साइड से हमें रेस्क्यू होके आया था। तो नॉर्मली बॉल पाइथन्स वगैरह लोग पेट करते हैं जो कि 3 से 4 फुट तक आ जाते हैं, और कुछ बर्मीज़ पाइथन भी हैं जो कि आप लीगली पेट कर सकते हैं और जो कि 20 फीट्स तक चले जाते हैं। मुझे ये भी बता दें साथ, यहाँ से भागने का रास्ता कौन सा है? बेफिक्र हो जाए, ये कुछ भी नहीं कहेगा, बहुत फ्रेंडली है। चलें, अब ये बहुत फ्रेंडली को हम हाथ लगाते हैं। ये मुझे ऐसे देख रही है, ज़ुबान चढ़ा रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इसको वैसे देख के। बहन, तो इसको हम होल्ड कर सकते हैं? आप कंफर्टेबली होके पकड़ें। मैं तो हो जाऊंगी, वो हो जाएगी। ये भी नॉन वेनमस ब्रीड स्पीशी है। ये नॉर्मली येलो कलर के अंदर आता है, बट इस टाइम जो ये रेस्क्यू हुआ था ये फुल ब्लैक मॉर्फ में हुआ था, और जो कि एक रेयर पीस है। हैरान हो के ये मुझे देख रहा है, तो इसको मैं होल्ड कर सकती हूँ? जी जी, हाथ बस फेंकिएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये देखें, और ये सांप ऐसे चलता हुआ ऊपर आ रहा है। ये कहाँ का है? ये ड्राई एरिया के अंदर आपको ज़्यादातर मिलेगा, जैसे सहरा और पथरीले इलाके हैं। ये पत्थरों के ऊपर, जैसे बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, तो ये उधर से रेस्क्यू होके आया। अब एक और चीज़ जो आपने संभाल के रखी हुई है, ज़रा वो भी दिखा दें। मतलब मेरी जो सांस बंद हो रही है ना, वो मज़ीद बंद होने वाली है। इनको तो फिर मैंने हाथ लगा लिया क्योंकि इनसे मेरा पहले इंटरेक्शन है। ये भाई साहब क्या हैं? एक मार्श क्रोकोडाइल है और ये एक बेबी है। इसको मेरे पास 6 मंथ्स हो गए हैं। जैसे ये इस काबिल हो जाएगा कि ये वाइल्ड में रह सकता है, तो हम इसको भी रिलीज़ कर देंगे। यकीन माने, ये बेबी कहीं से बेबी नहीं लग रहा, और इसकी दहशत और वहशत जो है ना, ये उसी तरह कायम है। कैमरामैन हमारे जो है ना, वो काजी साहब मुस्कुराई जा रहे हैं। काजी साहब, मैं बिल्कुल इसको हाथ लगाती हूँ और उठाती हूँ। अगर मैंने इसको फेंक दिया तो मुझे पहले ही माफ़ कर दीजिएगा। इसके मगरमच्छ के आंसुओं पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। इसकी शक्ल इतनी ख़तरनाक है, पता नहीं कौन, किसने ये मुहावरा बनाया है, मगरमच्छ के आंसू रोना। ये बेबी भी जो है ना, आंसू असल होते हैं, ये रोते हैं। ये तो लोगों को रुलाते हैं करता है, लेकिन मोस्टली बच्चे इनके रोते हैं और बहुत चेक चेक के रोते हैं। इसकी एज क्या है और ये कहाँ की हैबिटेट है? साल से 1.5 साल का है, और ये जो हमारी दरियाए सिंध है उसके इर्द गिर्द पाया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब आपने ये भी सीख लिया होगा कि इन जानवरों को मारना नहीं है। आप थोड़ा सा इनके मिजाज को समझ लें। जब आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, आप बहुत सारी चीज़ें और देखते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी रिसर्च कर लें और पढ़ लें, और ये देख लें कि हम जब अपने बारे में, चीज़ों के बारे में ख्याल रखते हैं, तो जानवरों के बारे में ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, और अशरफुल मखलूक़ात हर मखलूक का ख्याल रखते हैं। श्योर ऑफ दैट, ये फरा के ख्वाब में उस रात आया होगा कि जाहिर बात है फरा ये क्या किया आपने, लेकिन जो भी किया है प्लीज नाज़रीन ये अपने घरों पर ट्राई मत कीजिएगा। फरा को तो आप जो है खराज तहसीन पेश करेंगी, उनकी तारीफ भी करेंगी, क्योंकि मैं देख रहा था कि जू फरा ना उसे पकड़ रही थी, उसे होल्ड कर रही थी, आपके एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। मैं कह रही हूँ, और फरा डर भी रही है, पकड़ भी रही है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपने डर पे काबू पाया, और डरने के बावजूद जो है ना, उन्होंने अपना शौक पूरा किया है। तो जनाब, ये तो सफीर साहब बड़े प्रोफेशनल हैं, संभालते हैं। आपके अगर घर में या कहीं आसपास आ जाए, आपने एहतियात करनी है, आपने बच के रहना है, क्योंकि सफीर साहब ने तो इनका कोई बंदोबस्त किया हुआ है, कोई ना कोई डंग निकाला हुआ है, जहर निकाला हुआ है, खड़े हुए थे। हाँ, पास खड़े हुए थे, तो प्रोफेशनल पास था जी। तो आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना। बिल्कुल। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। तो नाजरीन, अब आपको लिए चलते हैं कराची, जहां एक स्कूल ने पहली बार मसनूई ज़हानत से लेस टीचर मुतारिफ करवा दी, जो ना सिर्फ बच्चों के स्कूलों और में मामलात हल करती है, बल्कि सवालात के बरवक्त जवाबात भी देती है, और जदीद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो हैं बच्चों के, वो भी बताती है। इस जदीद AI टीचर से मुलाकात करवा रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदा राव अफनान। तो जनाब, इंतजार किस बात का, आइए देखते हैं। 2, 1, 0। मैं आज आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एक ऐसी टीचर से जिनकी खुराक सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड इंटरनेट है। हेलो मिस एनी। Hi there. How can I help you today? So the question is, can you tell us 3 facts about the Pacific Ocean? Hey Naya. Of course, I'd love to chat about the Pacific Ocean. It's the largest and deepest ocean on Earth.
जब पूरी दुनिया में AI का इस वक्त दौर है, स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा आजकल अपने असाइनमेंट्स वगैरह ChatGPT और AI की हेल्प से ले रहे होते हैं, तो हमने सोचा कि हम भी एक ऐसा रोबोट तैयार करें जो कि स्टूडेंट्स को बहुत आसानी जिससे हो जाए। इनकी खुराक जो है वो पाकिस्तान में रहने वाली इलेक्ट्रिसिटी है और इनकी सैलरी जो है वो वाईफाई है। जब तक जितनी देर कराची में इलेक्ट्रिसिटी होती है तो ये भी चलती रहती हैं, और जैसे हम इंसान हैं जब तक खाते पीते रहते हैं तो हम चलते रहते हैं, खाना पीना बंद तो हम भी बंद, तो इसी तरह से मिस एनी भी बंद हो जाती हैं। तरक्की करनी है तो इस जदीद दौर के अंदर जिद्दत लानी होगी। हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल ने AI टीचर मुतारिफ करा के एक अहसन इकदाम किया है। मुझे बहुत खुशी है कि ये हम पाकिस्तान के पहले AI टीचर बनाने वाले लोगों में शामिल हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल्स में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो वो हम बहुत बैकवर्ड होते थे। अब हम चाह रहे हैं कि हम उन्हीं के मुकाबले में अपने बच्चों को लेके आएँ और उनके पास वो नॉलेज दें कि वो बाहर जाएं तो वो ना लगे कि वो बिल्कुल किसी गांव से आए हैं। देखें, कोई भी चीज़ जो है इमेजिनेशन जो होती है आपकी वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। ज़ाहिर सी बात है 60 to 40% ही जो है आप जो है अपनी जो आपने आइडियली सोचा वो होता है वो इम्प्लीमेंट करते हो। लेकिन अभी भी हम वो जो 100% जो है उसके ऊपर जाना चाह रहे हैं, जो हमारी विज़न है उसके ऊपर जाना चाह रहे हैं, और इसको जो है 2.0 में जो है हम बाकी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी जो है ये रफली जो है आप कह सकते हैं कि सिर्फ वॉइस कमांड और जो है ऑडियोबल है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम जो है इसके ऊपर जो है ऐसी चीज़ स्क्रीन वगैरह भी इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें जो है ये बच्चे जो है ऑन द रियल टाइम जो है वो वीडियो, उसकी रेफरेंस वीडियोस वगैरह जो लेक्चर चल रहा है उससे रिलेटेड देख सकेंगे। पहली AI टीचर्स हमने इंट्रोड्यूस कराई है और हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल की रवायत रही है कि हर शोबे के अंदर पेश रहता है और दुनिया के हम कदम चलता है, बल्कि कोशिश का हम ये कर रहे हैं कि दुनिया जहां पहुंच रही है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली वो उससे भी आगे जाए। मिस एनी को 20 ज़बानों पर महारत हासिल है और मिस एनी बच्चों को तालीम और तरबियत देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल्स की जानिब से AI टीचर मुतारिफ कराना एक अहसन इकदाम है। Assalamu alaikum, Sano News team. We're so happy to have you here, Happy Palace School. तो ज़बरदस्त जी जनाब, आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से, कितने अहसन तरीके से मिस एनी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और बड़ी तहम्मुल मिजाजी से बच्चों के जितने भी सवालात हैं चाहे वो जितनी बार कर लें उनका वो जवाब दे रही हैं और थक भी नहीं रही हैं और बड़े सब्र से तहम्मुल से वो उनका आंसर भी कर रही हैं। तो ये आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना तो बड़ी अच्छी बात है। स्कूल को क्रेडिट जाता है, स्कूल को, टीचर्स को जाता है जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए जो बाकी स्कूल्स हैं वो भी इस मॉडल को अपनाएं, जो कि अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उज़ैर जो मुझे नजर आई कि आप शाना बशाना दौर के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल दौर के साथ चलना चाहिए। कॉपी पे रहेंगे और पेंसिल पे रहेंगे, आप वक्त के साथ चलना है, बच्चों को भी टेक्नोलॉजी से आगाह करना है, सिखानी है, बतानी है, और अब हमने घर को चलना है क्योंकि हमारा वक्त आ गया है। तो नाज़रीन ये हमारा था प्रोग्राम खत्म होने का वक्त दूसरा इस बात के दो मतलब निकलते हैं। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक बड़ा खास है, हमें मालूम होता है क्या अच्छा लगा और क्या मजीद देखना चाहते हैं। तो हम दोनों को इजाजत दीजिए आज के लिए, अल्लाह हाफिज। तो जनाब इजाजत, अल्लाह मेहरबान होने के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।